साथ अनुराग जी आपके पास आना चाहूँगा कि हालांकि कैबिनेट रिसफल की बात चल रही है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि परसों रिसफल की खबर मतलब कल या आज रात तक या कल तक खबर आ जाएगी और परसों रिसफल होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यपालों के नाम पर अगर हम लोग देखें, जिस पर अभी जयशंकर जी से भी मैं सवाल ले रहा था, आंसर ले रहा था कि आखिर क्या सामाजिक समीकरण को, सोशल इंजीनियरिंग को के फॉर्मूले को यहाँ भी लागू कर रही है बीजेपी अलग अलग ढंग से, अलग अलग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तमाम जातिगत आधार को, समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी की यहां भी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल इस पूरे, क्योंकि राज्यपाल का पद जो होता है राजनीति से ऊपर उठकर होता है, वैसे में अगर ऐसे समीकरणों को साधने की कोशिश है तो क्या एक यहां भी हम राजनीति की बू हमें दिखाई दे रही है, उसकी जो है एक अलग तरह को, उस बू को महसूस किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या कहेंगे अनुराग जी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी भी मंडल राजनीति का एक बहुत, वो उसने शिफ्ट किया है। वो जो पहले कमंडल की राजनीति करती थी और अभी देखिए कि वो मंडल, जो कि अभी तक जो पार्टियां थी, जो जनता पार्टी के कई जो टुकड़े हुए हैं, तो उनकी जो स्पेस है उसको वो राज्यपाल के जरिए लेना चाहते। दूसरा, इसमें कई संविधान की भी कई प्रावधानों का वो ये तोड़ रहे हैं। जैसे संविधान में राज्यपालों के ट्रांसफर का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और जिस तरीके से बार बार उनकी तबादले किए जा रहे हैं, उनको एक राजनेता की तरह उनका आचरण हो रहा है। मुझे लगता है अगर उनको ट्रांसफर करना था तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, ये राज्यपाल का करना चाहिए था, महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी को करना चाहिए था, क्योंकि वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं जिससे कि राज्यपाल की जो गरिमा है, कलराज मिश्रा का करना चाहिए था, जिन्होंने राजभवन में अपनी ही आत्मकथा का प्रकाशन करवाया और उसकी बिक्री भी करवाई। तो इसमें जो नैतिकता या जो मूल्यगत राजनीति थी वो नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी मंत्रिमंडल में इन जो भी मंत्री भी शामिल किए जा रहे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। ये कोई वहां 2 या 2.5, जैसा अरुण शौरी जी कहते थे, ये 2.5 लोगों का मंत्रिमंडल है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2.5 में वो कुछ, आधे में वो कुछ नौकरशाहों को मानते थे। तो ये केवल गुलदस्तों की तरह या सरकारी खर्चों पर मौज मस्ती करने वालों लोगों का नाम होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी में भी ऐसा नीतिगत ऐसा कोई निर्णय किसी भी मंत्री ने पिछले वर्षों में लिया। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय के जो से संबंधित जो या शिक्षा मंत्री जो थे, जब सीबीएसई की परीक्षा होगी या ना होगी, इसका भी निर्णय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कोविड के रूप में अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई हुआ है। और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावर जी को जो नियुक्ति की है, वो वैसे भी 83 वर्ष के थे, क्योंकि आरएसएस ने जो एक सीमा रेखा बनाई है, तो ये बड़ा देखने योग्य होगा कि वहां पर मुख्यमंत्री जो येदियुरप्पा है वो भी 75 के पार हो गए हैं, राज्यपाल भी 83 के पार हो गए हैं। तो जो आयु की सीमा है, जो आयु का जो एक मापदंड तय किया गया है, वो वहां पे टूट रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मुझे एक और भी लगा कि जो चुनाव आयोग में जो हमारे अरोड़ा जी थे, जिन्होंने की काफी पक्षपात किया था और जिनको कहा गया था कि वो गोवा के राज्यपाल बनने वाले हैं, तो गोवा के राज्यपाल तो कोई और बना दिए गए हैं। और ये जो राज्यपालों की भी जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें आप देखिए कि मणिपुर का और केरल में 2 मुस्लिम राज्यपाल भी हैं, आरिफ मोहम्मद खान और नजमा हेपतुल्ला। तो ये बहुत सुदूर के, और जहां पे की बस्तियां भी जो है अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक भी है। तो इसमें जैसे जयशंकर जी ने कहा कि एक समीकरण एक बनाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है वो अब मंडल राजनीति के मसीहा खुद बन रहे हैं और ये मंडल राजनीति का ही एक्सटेंशन है। इसको मैं ये बहुत माइक्रो लेवल पे जाके कि किसके नोनिया के कितने वोट हैं, इसलिए फग्गू चौहान कुछ कर देंगे या
राष्ट्रपति की कानपुर यात्रा होगी तो उससे दलित वोट वो हो जाएगा, वो नहीं। इसको अगर हम एक बड़े फ्रेम में देखेंगे तो अब जो राजनीति का जो पुरस्कार या जो उसको दिया जा रहा है वो भी या तो मंडल की राजनीति होगी या फिर उत्तर प्रदेश में जैसे देखिए कि ब्राह्मण लोग नाराज है तो रीता बहुगुणा को ले लिया जाएगा। तो ये और दूसरा एक और भी मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारे कयास जो लगाए जाते हैं, जो हम लोग पुराने मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता था उसको मापदंड मान के ऐसे कयास लगाते थे। तो इस बार जो कई बार ये भी कहा जाता था कि जो मोदी मंत्रिमंडल होता है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत लोग भाग लिए जाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स नहीं, वो वेरी इन बॉक्स ही लिए जाएंगे। और उनके बारे में जो जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो पिछली बार हो गया तो हो गया, आप तो जो माननीय प्रधानमंत्री जो तय करेंगे उसको मैं मान लूंगा। तो जब कोई विरोध नहीं है, जब कोई हर आदमी अपनी सत्ता में भागीदारी चाह रहा है और जो उनके सहयोगी दल थे वो सब उनको छोड़ चुके हैं, शिवसेना, अकाली दल, और ये छोड़ना भी अभी ये भी एक संशय है कि ये छोड़े भी हैं या वापस से भी जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर नारायण राणे को मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो फिर शिवसेना भाजपा की दोस्ती जिसका कि को बहुत सारे पत्रकार जिसका कि आकलन कर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि अगर नारायण राणे को मंत्री बनाया जाता है तो उद्धव ठाकरे से शिवसेना की जो और भाजपा की जो दोस्ती थी वो पहले ही देवेंद्र फडणवीस के कारण उसमें कटुता थी, और राणे के आने के बाद तो ये बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो ये लोग वो कयास लगा रहे थे कि अकाली दल भी वापस से भाजपा के साथ आ जाएगा, शिवसेना भी भाजपा के साथ आ जाएगी, और ये हुआ भी है क्योंकि दल भी टूट के वापस से उनके साथ आया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के प्रति बहुत उदार है, उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार भी करती है, लेकिन अब के लगता है कि नारायण राणे को अगर उन्होंने लिया तो ये एक पूरी खाई जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार में इसका असर किस तरह दिखाई दे सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं चाहूंगा आपसे करूं, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं, 7 राज्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के लिए, और ठीक 2 साल बाद 2024 आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मौका है मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए, कैबिनेट विस्तार के लिए कि इन 7 राज्यों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस किया जाए? मुझे लगता है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो हो रहा है वो बैकलॉग का जो उनके ऊपर जो पुराने वादे थे, जो पुराने उनको समीकरणों को जो जमाना था, उसकी कवायद ये मैं ज्यादा मानता हूं। इसमें भविष्य और आगत का संकेत तात्कालिक रूप से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं या उत्तराखंड के चुनाव हैं उनमें मिल सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी जो जिससे भी वादा करते हैं, मैंने सुना है कि वो उसको काफी निभाते हैं और उसके साथ दूर तक जाते हैं, और जिससे दुश्मनी करते हैं उसके साथ भी काफी दूर तक जाते हैं। तो जैसे सिंधिया जी हैं, राणे जी हैं, इन सब से जब दल बदलाया गया था इनको, तो इन्होंने भी शर्त रखी थी या इनकी भी आकांक्षा थी कि इनको वही सम्मान दिया जाए, क्योंकि कोई पूर्व मंत्री है, कोई इतना बड़ा प्रदेश उनको एक प्लेटर पे फिर दे रहा है मध्य प्रदेश, तो उनको एक रिवार्ड करना या उनको एक इनाम देना ये एक सामंती आचरण भी है। और मैं ऐसा मानता हूं मंत्रिमंडल और ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ही रिवार्ड या सामंती चीजें होती है, क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें एक और भी चीज ये है सबसे महत्वपूर्ण कि मध्य प्रदेश है जहां पे कि राज्यपाल उन्होंने गुजरात का बनाया है। पहले आनंदीबेन को भी गुजरात की वो थी, और एक तरीके से व्हील विद इन द व्हील एक मंत्रिमंडल के बीच भी किनकी लॉयल्टी और कौन उनको रिपोर्ट करेगा। जैसे आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने पहले एक अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से ही एक नौकरशाह को 2 साल पहले वीआरएस लेके उसको लखनऊ भेज दिया, और उनको कहा गया कि ये इनको आप एक उप मुख्यमंत्री दीजिए। तो जो उसकी जो लॉयल्टी होगी वो व्यक्तियों के प्रति होगी, पार्टी और संस्था के प्रति भी नहीं होगी, ये भी एक संकेत दिया जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि
ये जो बहुत सारे कल जो वो होगा, ये इनके पुराने वायदों को लागू करने में होगा, और कुछ जो कवायद होगी वो जैसे मान लीजिए कुछ ब्राह्मण नाराज हैं, या ब्राह्मणों को रीता बहुगुणा को भी मेरे ख्याल है जब उन्होंने दल बदला होगा तो उनको ये कहा गया होगा कि आप बहुगुणा जी की बेटी हैं, आपने इतना चुनाव लड़ा है, तो वो केवल इलाहाबाद से चुनाव लड़ाने के लिए उनको मुझे नहीं लगता कि लोकसभा देके खुश कर दिया गया होगा, या मेनका गांधी की जगह उनके बेटे वरुण गांधी को अब वो किया जाएगा, जो कि कई दिनों से नाराज थे, जिनके कॉलम भी ऐसे आते थे। तो ये कुछ सेलिब्रिटी टाइप भी जो बीजेपी में है, या जो बड़े चमकदार और अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो होंगे वो बड़ी चमक वाले नेता होंगे, जैसे सिंधिया जी हैं, राणे जी हैं, इनके कपड़ों को आप देख के लगेगा कि इनका जीवन ही बनने के लिए हुआ था, वो कोई संतरी नहीं बनेंगे। तो मंत्री बनने की भी जिनमें तड़प थी, जिनके कई दिन से प्रतीक्षा थी, उनके लिए भी भली दिल्ली में मानसून 10 तारीख को आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए तो अब बारिश की सुहानी फुहारें जो हैं वो कल 5 बजे पड़ने लगेंगी। और इसके साथ साथ मुझे एक और भी बात लगती है कि जहां तक बिहार की बात जयशंकर जी ने कही, उनका बिहार पे जो ज्ञान है और जो जानकारी है उसका मैं बहुत कायल हूं, और उनको पढ़ के ही अपने राजनीतिक आकलन करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जिस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी फंस गए लगते हैं, क्योंकि उनको जिस सहजता से बिहार को वो की राजनीति वो कर रहे थे, तो इसमें अब काफी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, क्योंकि लोग जो है वो चिराग पासवान के साथ में कल जब उन्होंने रामविलास जी की का जयंती मनाई, तो उसमें उनको बड़ा जन समर्थन मिला है। और बिहार में आप देखते हैं कि बिहार बड़ा उथल पुथल वाला राज्य है, तो ये अभी जहां पे लग रहा है कि बड़ी शांति है, या एक तंत्र से हम लोग राज चला रहे हैं, या आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से शासन चल रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों को या सोशल मीडिया पे जो लिखने वाले हैं उनकी वाणी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी कई जो चीजें जमीन के अंदर चल रही हैं उनका आकलन करना थोड़ा कठिन है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार या सत्ता में जो भागीदारी है, अब जैसे मुझे नहीं लगता कि रामदास अठावले का कोई दलित राजनीति में या कोई महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है, या राणे कोई कोंकण में आके बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। लेकिन ये उनसे पुराने वादे हैं, एक सिंबॉलिज्म भी है, एक ऑप्टिक्स भी है, तो उसको ये देने की कला है। मैं इसको कोई ज्यादा बड़ा मंत्रिमंडल का कोई ऐसी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है भाजपा के पास में है कि उनके पास में टैलेंट की, प्रतिभाओं की बहुत कमी है। जैसे निर्मला जी हैं, या इनको बाहर से जयशंकर जी को लेके, अपने वाले नहीं, जो जयशंकर विदेश मंत्री जो है उनको लेके आना पड़ा। तो ये मुझे लगता है कि भाजपा में अगर प्रतिभाएं आती हैं तो देश को भी कुछ उनका लाभ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी देखने की बात है, क्योंकि कल जैसे मैं देख रहा हूं कि हमारे चित्तौड़ से एक सीपी जोशी साहब को भी का भी नाम चल रहा है, जो कि उनके नाम के एक दूसरे सीपी जोशी जो है वो तो काफी प्रतिभाशाली और अच्छे प्रोफेसर हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स, राजस्थान में जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या अर्जुन मेघवाल हैं, जिन्होंने काफी वसुंधरा जी को नाराज कर दिया है, तो वहां पे भी एक संतुलन की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि वहां पे भी अब थोड़ा थोड़ा विद्रोह की, और क्योंकि जब सत्ता कमजोर होती है, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि 2.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी थोड़े कमजोर लग रहे हैं, तो जब कमजोर होती है तो उन्होंने को सबको एक साथ बिठा के एक पंचायत में बिठाना पड़ता है। तो ये एक सबको बिठाने की कवायद भी हो सकती है। जी राजीव जी। जी, तो दोस्तों जैसी कि खबर है, और कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, और उसमें कितने मंत्री नए बनेंगे, कितने नए चेहरों को यहाँ इंट्रोड्यूस करेगी बीजेपी, मोदी सरकार, ये देखना होगा। कैबिनेट का कुनबा कौन सा होगा, और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि रामदास अठावले जो एकमात्र एनडीए के यानी कि गैर बीजेपी मंत्री इस वक्त हैं इस कैबिनेट में,
जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से आते हैं, उनका कुनबा कैसे बढ़ता है, यानी कि उनके और भी साथी कितने आते हैं, उनकी पार्टी से नहीं, बल्कि बीजेपी से नहीं, बल्कि एनडीए के दूसरे घटक जो दल हैं वो कौन कौन आते हैं। क्या जेडीयू से भी कोई आता है, जैसा कि जयशंकर जी बता रहे थे कि 3 आ सकते हैं, क्या ऐसे लोगों का नाम भी आ सकता है जो दूसरे दलों से हैं? और क्या अभी से लेकर के कल 5:30 बजे तक और कुछ होगा? क्या शिवसेना और बीजेपी की जो दोस्ती की खबरें पिछले दिनों आ रही थी, वो दोस्ती और परवान चढ़ेगी, ये भी देखना होगा। क्या अकाली दल जो है, शिरोमणि अकाली दल, वो भी साथ आएगा? बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ये सारी बातें ऐसी हैं, एक तो शिवसेना ऑलरेडी सरकार में है और एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में, और उसका आना कहीं से अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है।